हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम सुरभि तिवारी है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेआरएफ विथ मी पर। आज हम लोग यूजीसी नेट के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में लगी कहानी लाल पान की बेगम को देखेंगे। लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है। इसका प्रकाशन कहानी पत्रिका में 1957 ईस्वी में हुआ था, जो बाद में रेणु के कहानी संग्रह ठुमरी में 1958 ईस्वी में संकलित की गई। यह एक आंचलिक विशेषता से युक्त कहानी है। लोक भाषा और अंग्रेजी के कुछ शब्दों का प्रयोग भी इस कहानी में मिलता है। तो चलिए देखते हैं। कहानी इस प्रकार है। क्यों बिरजू की माँ नाच देखनी नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही थी। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सहुआन की दुकान छोवा गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई, आए आज लौट के जरा। बागड़ बकरे की देह में कुकुर माछी लग गई थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गांच बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया ना हो तब ना फुआ। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले के पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुरमाछी परेशान कर रही है। आहा, आए आए, हर हर, आए आए। बिरजू ने लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास पड़ी पन भरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है तुझे। बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी, कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पन भरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को 4 मन पाट झूठ का पैसा क्या हुआ? धरती पर पाँव नहीं पड़ते। निसाफ करो, खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है, बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखाने ले जाऊंगा। बैल अब अपने घर हैं तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो औन पौन कर तैयार हो रही हैं। रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने आई? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक ओर मोड़कर ऐंठती हुई बोली निकाली। अरे हाँ हाँ, बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पगहिया ना हो तब ना। जंगी की पतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोलकर ही कहती है, फुआ, अरे फुआ, सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भटा के भेंटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाठ होता, जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगहिया झूलती। जंगी की पतोहू मुँहजोर है, रेलवे के स्टेशन की पास की लड़की है। 3 ही महीने हुए हैं गौने की नई बहू होकर आई है और सारे कुरमाटोली की सभी झगड़ालू सासों से एकाध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर सी किलासी है। उसका कसम रंगी कुरमाटोली का नामी लठैत, इसलिए सब हमेशा सींग खुजाती फिरती जंगी की पतोहू। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी के पतोहू की खला खोल बोली गुलेल की गलियों की तरह दंदनाती हुई आई थी। बिरजू के माँ ने एक तीखा जवाब खोज निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके? जीप के झाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज़ दी। अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूढ़ी मरोड़े कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब थिएटर बायोस्कोप का गीत गाने वाली पतोरिया पतोहू सब आने लगी हैं। कहीं बैठ के बाजे ना मुरलिया सीख रही होगी। हट जाई। अरे चंपिया, जंगी की पतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और
पर रात बिजली की बत्ती भग भग कर जलती है। भग भग बिजली बत्ती की बात सुन न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच एक मीठी गाली निकली। शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टार्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भग भग बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन ढाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया के माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया के माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सुनौली धान के बोझों को देखकर बैगन का भुर्ता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी? एक सहुआइन की दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हरजाई जो फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी कि इस बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुँच गई हो। बिरजू की बीती हुई बातों को भूल कर उठ खड़ा हुआ और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुल को ललचाई निगाह से देखने लगा। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले ए मैया 1 अंगुली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहती फैलाई। दे देना मैया, एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी? मीठी रोटी खाने का मुंह होता तो बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद को सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल कर पकड़कर झकोरेगी, छोटी छोटी खोट निकाल कर गालियाँ देगी। पाँव फैला के क्यों बैठी है उस तरह? बेलज्जी चंपिया की माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके कहा, मैया मैं भी बैठ कर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी। एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कड़ाही मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। जा जल्दी। मुँह लटका कर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओट से माँ की ओर देखा और नज़र बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए। दिया बत्ती की बेला हो गई, अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में बोल उठी, कुरिया टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे। मलदहिया टोले की मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कमानी उतर गई और घोड़े से अचानक। कुरिया टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। अब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा? न 3 में न 13 में क्या होगा शकरकंद छील कर रख दे उठा के, या मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाले सब पहुँचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कड़ाही सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दीदिया, मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा भी उतरा नहीं पूरे तौर से। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ। राक्षस तुझे हर चीज़ में मुँह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी। हमेशा टुनुर टुनुर, मुझे जरा नहीं सुहाता। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से आती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआन टोली की गाड़ियाँ नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी, तुमने सुना? बेसी बकबक मत करो। बागड़ के गले से झुमकी खोलती बोली चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आवे तो कहना कि हम उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए। मुझे नाच देखने का शौक़ नहीं, मुझे जगइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के इशारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठी हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई।
जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुँह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? गांव में एक पंछी भी नहीं, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन का बोला। गाछ का सबसे पहला बैगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा, जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो। जिन बाबा मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा? अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जीवन के लिए जितनी मनौतियाँ की थी ठीक ही तो है। महावीर जी का रोट तो बाकी ही है। हाय हृदय, भूल चूक माफ़ करो वही महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाऊंगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगे की बतोहू की बातें चुपती। भग भग बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाले की चोरी चमारी करने वालों की बेटी बतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा ज़मीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने? गांव की भाई खौखियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगाकर देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा, बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे, तो अलान तो फलान। इतनी आंखों की धार भला फसल सहे? जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट कांटा पर तौल के ओजन हुआ भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमाटोली के एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे ज़मीन हासिल कर सकते हो। सो गांव के किसी पुत खौकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ के तरह उमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी दे गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह ज़मीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी, मेरी पढ़ाई लिखाई उस ज़मीन के उपज से चलती है। और भी कितनी बातें हैं, खूब मोहना जानता है। उत्तर जरा सा लड़का, जमींदार का बेटा है कि चंपिया, बिरजू सो गया क्या? हाँ, आजा बिरजू अंदर। तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। ढिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे, भला आदमी। मुँह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा ना देती रहती तो ले चुके होते थे ज़मीन। रोज़ आकर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे ज़मीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ मजूरी ही अच्छी, जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता तो क्या होगा। जोरू ज़मीन जोर के नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेज़ी से गुस्सा चढ़ता ही जाता था। बिरजू की माँ का ही भाग खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा शौक मौत दिया है उसके मर्द ने। कोलू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी। इसके यहाँ कभी 1 पैसे जलेबी भी ला कर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोट देखने भी नहीं दिया आँख से। बैल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में ढिंडोरा पिटने लगा। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसने अपने आप पर क्रोध हो आया। वह खुद कुछ कम नहीं, उसके जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुसमय में उसके मुंह से निकली थी। भगवान जाने फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी। लो खूब देखो नाच कतरी के नीचे दुसाला का सपना। कल भोर पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतुरिया सब हंसती जाएंगी, सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ीजार भी तो बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी ज़मीन है किसी के पास 1 घूर ज़मीन भी। अपने इस गांव में जलेंगे नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है। अगहनी लोगों की बिख दीठ से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियाँ सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है। क्यों रे चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा। हूँ। चुप। बिरजू की माँ ने
फिसफिसाकर कहा, शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है ना। हूँ दोनों ने फिर हुंकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं तो चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ चंपी। भाग के आ चुपकी चुपकी। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पाँव से टट्टी के छेद से झाँक कर आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू दौड़ कर उठा। उसकी माँ ने उसके हाथ पकड़ कर सुला दिया। बोले मत। चंपिया ने गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जरा जोर से डांटा। हाँ आ गए। घर आने के लिए ही छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदह या टोली में गांजे की चिल्लम चढ़ रही थी। आवाज़ तो बड़ी खनकती हुई निकल रही। चंपिया बाहर से पुकार कर उसके बाप ने कहा, बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश की भी, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक खांसता है। बिरजू बेटा, बृजमोहन। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग आ ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कस के जवाब दे, नहीं देखना है, नाच लौटा दो गाड़ी। चंपिया उठती क्यों नहीं? ले धान की पंसीस रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसरे पर रख कर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर उसारे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों को देखते बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी बलरामपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंसी टट्टी में खोज दे। अपने खेत का है। अपने खेत का? हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा। पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की बालियाँ। मलदहिया टोली पर जा रहा था। अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पंछी तोड़ते समय अंगुलियाँ काँप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाले। उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुढ़क्खड़ है रे तू? इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे? क्या हुआ, डांटते क्यों हो? नवान्न के पहले ही नया धान जुटा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों को सब माफ़ है। चिराई चुरमुन हैं लोग। दोनों के मुंह में नवान्न के पहले या अन्न ना पड़े, क्या पहले नया अन्न ना पड़े? इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 दान लेकर दांतों तले दबाया। ओ मैया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू ने के बाप ने मुस्कुरा कर कहा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल उसे गाड़ी मांगनी नहीं मिलेगी। भला गाड़ी वालों को भी कभी बैल की ज़रूरत होगी? पूछूंगा तब कोरिया टोली वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तू पलक झपक मारते बना लेती। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? बिरजू की माँ के होंठों पर मुस्कुराहट खुल कर खिलने लगी। उसने नज़र बचाकर देखा। बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू ना होते तो मन की बात हंसकर खोलने देर ना लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना? चंपी जरा घैलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज़ दे दो। ए फुआ, सुनती हो फुआ? मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट इस पर हाँ स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, आप फुआ को क्यों गुहारती हैं? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो है, बिना नात पगहिया वाली। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नात पगहिया वालों को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ कांकती खांसती हुई आई। इसी के घड़ी पहाड़ दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले ही अपनी अंगीठियाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं। एक बागड़ है, कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए तंबाकू रखी जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ? फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने। और एक वह सहुआइन, राम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रखकर चली गई और गुलाब बाग मेले और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधा कर अपने बाप को दिखाने लगा। मलेट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाठा मारकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद है, दे दे बिरजू। चंपिया बेचारा शाम से ही, बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अभी चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुँह क्यों चल रहा था बाबू साहब का? बिरजू के टूटे दूधों के दांतों को फाँक से बोली निकली।
ब्लैक मार्टिन में 5 शक्कर खा लिया है, हा हा। फिर सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन देखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दूँ बुआ? फुआ ने कहते धोखा कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालोगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी। बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसम की डोरी बांधने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकलकर गांव की ओर कान लगा कर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया। बिरजू की माँ ने असली रूप का मांग टीका पहना। आज पहली बार बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुंह की ओर एकटक देख रहा है मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी होने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया पर चूं चूं करके घरघराने लगे तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी के रुकते ही जंगी की झोपड़ी से आती हुई रोने की आवाज़ सुनाई स्पष्ट हो गई। बिरजू के पप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन रोहट हो रहा है आंगन में? जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो? रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पता हुआ अनाज देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की औरतें चली गई हैं। अरे टीसन वाली तू रोती काहे है? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आज झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आ जा जल्दी। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है, गिलट के झुमकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आ जा, जो बाकी रह गई सब आ जाएं जल्दी। जंगी की पतोहू, लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आ गई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पतोहू को। सभी ठटाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं की ओर देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आई। जंगी के पतोहू का गौना 3 ही मास पहले हुआ था। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके, सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेतों से धान के झरते फूल की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुधी की लता फूली है। जंगी की पतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू के माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुनरी, लरेना की बीवी और जंगी की पतोहू, ये चारों ही गांव में बैस्कोप का गीत गाना जानती हैं खूब। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसमसाहट जैसी आवाज़ होती है। बिरजू की माँ के माथे के मंग टिक्के पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बैस्कोप का गीत गाप तो चंपिया, डरती का है, जहाँ भूल जाएगी बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पतोहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खंकार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे करने चलने को कहूँगा। जंगी के पतोहू ने चंपिया के कान में घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोहू की ओर को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पतोहू है, गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो है, कहा है उसने। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम है, तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आँखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मंग टिक्का पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। तो इस प्रकार रही लाल पान की बेगम कहानी। थैंक यू।